नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी। राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित। लोकसभा में भी विपक्ष के हंगामे के बीच जारी है कार्यवाही। अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा से हुआ पारित। राज्यसभा के सभापति ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा। भाजपा नेताओं ने टीएमसी और आप नेता के खिलाफ कराई है शिकायत दर्ज। दोनों को नियम 188 के तहत नोटिस जारी। सदन की गरिमा, अध्यक्ष के अधिकारों का अपमान और मीडिया में भ्रामक तथ्य पेश करने के हैं आरोप। सहारा समूह के निवेशकों का फंसा पैसा अब मिलने लगा उन्हें वापस। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को दावा राशि की हस्तांतरित। आज 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित की गई। अब तक 18 लाख लोग करा चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनुमति के बाद एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे आज से फिर हुआ शुरू। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में मुआफी मांगने से किया था इनकार। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड चौकी पुल के पास भूस्खलन में 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। करीब 1 दर्जन लोग लापता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की ली जानकारी। ब्लैक सी अनाज पहल को जारी रखने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिशों को भारत का समर्थन। यूएन में भारत ने मौजूदा गतिरोध के जल्द समाधान की जताई उम्मीद। और चेन्नई में आयोजित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरू किया अभियान। पहले ही मैच में चीन को 7-2 से दी मात। जापान से अगला मैच खेलेगी भारतीय टीम। और सबसे पहले बड़ी खबर। लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो हंगामे के बीच ही सरकारी कामकाज निपटाए गए। और हंगामे के बीच ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पेश किया, जिसके बाद वो सदन में विधेयक पास हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश करते हुए मुझे बहुत खुशी है। इस विधेयक से सेना को भविष्य के लिए सशक्त करने में काफी मदद मिलेगी। लोकसभा में पेश किया गया इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उसी कड़ी में एक यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है। सभापति महोदय, यह बिल 2 महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी यह मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को मजबूत करेगा।
मैं इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और इसके साथ ही हंगामे के बीच ही लोकसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित हो गया। विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस बिल का मकसद संस्थान के कार्यों में हस्तक्षेप करने का नहीं, बल्कि इसको और मजबूत करने का है। भारत की कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति में रिजर्वेशन देना, जैसे अकाउंटेबिलिटी, भारत सरकार की जीएफआर के प्रति अकाउंटेबल रहना, भारत की सर्विस कंडक्ट रूल को पालन करना, ये सब नहीं हुए। इसके कारण आज आईआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में कोई प्रश्न उठाता है क्या? एनआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में कोई प्रश्न उठाता है क्या? सरकार की कोई मंशा नहीं है आने वाले दिनों में भी आईआईएम की एकेडमिक ऑटोनॉमी को कोई हस्तक्षेप करना। ये हम वचन देते हैं उस सदन में। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए आज व्हिप जारी किया है। भाजपा ने लोकसभा सांसदों को 7 अगस्त से 11 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। आज व्हिप 5 दिनों के लिए जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि 8 अगस्त को लोकसभा में दोपहर से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। तो भाजपा ने जारी किया है व्हिप अपने तमाम सांसदों के लिए। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं, जो कि संसद भवन में इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और सबसे पहले इसी बात से कि जिस तरह से भाजपा ने अपने तमाम सांसदों के लिए 11 अगस्त तक के लिए व्हिप जारी कर दिया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस पे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है आने वाले दिनों में, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? कि देखिए, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा और राज्यसभा के जो पार्टी के सचेतक हैं, मुख्य सचेतक और बाकी सचेतकों के साथ एक बैठक की। संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री मौजूद थे। इस तरह की बैठक हर सत्र के दौरान एक बार होती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी के जो विप होते हैं, चीफ विप होते हैं, उनकी मुलाकात होती है और क्या दिशा निर्देश दिए जाने उस पर चर्चा होती है। इसके बाद लोकसभा में 7 से 11 तक, चूंकि अंतिम हफ्ता मानसून सत्र का अगले हफ्ते आना है और हम जानते हैं कि 7 को भी बहुत अहम विधायी कामकाज होना है और 8 तारीख को दोपहर बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होनी है और 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर जवाब देंगे। तो इसके मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है कि ये व्हिप जारी किया गया है कि सभी सांसद लोकसभा में मौजूद रहे। हम जानते हैं कि लोकसभा में बीजेपी एनडीए सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन फिर भी बीजेपी ये चाहती है कि जब चर्चा हो तो सभी सांसद 100% एक तरह से सदन में मौजूदगी रहे सत्ता पक्ष के बीजेपी के सांसदों की। यही वजह है कि इस तरह की दिशा निर्देश, इस तरह का व्हिप जारी किया जाता रहा है। हम जानते हैं कि जब दिल्ली अध्यादेश के बदले जो बिल आया था लोकसभा में, जब उसे टेकन अप किया गया था, तब भी व्हिप जारी किया गया था और सांसदों को कहा गया था कि वो सदन में मौजूद रहे। तो इसके मद्देनजर, चूंकि आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते की अगर बात करें मानसून सत्र की और उसमें विपक्ष द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, तो ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा के लिए व्हिप जारी किया। बिल्कुल। और जब पार्टी की तरफ से 3 लाइन का व्हिप जारी किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ दर्शकों की समझ के लिए कि आपको हर हाल में वहां पे आपकी मौजूदगी जरूरी है। 3 लाइन के व्हिप जारी होने का मतलब ये होता है। लेकिन शैलेंद्र, मेरा अगला सवाल ये कि अब संसद की कार्रवाई पे आते हैं। हम जानते हैं कि लगातार जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, डे 1 से लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। आज भी हमने राज्यसभा में देखा हो हंगामा, पूरे दिन भर के लिए संसद की कार्यवाही लोकसभा राज्यसभा की स्थगित हो गई। लेकिन हो हंगामे के बीच ही हम देख रहे हैं कि लगातार बीते कुछ दिनों से कुछ विधायी कामकाज हो पा रहे हैं और हमने देखा आज लोकसभा में भी बहुत ही अहम विधायी कामकाज हुए हैं, कुछ विधेयक पारित भी हुए हैं। देखिए, 12:50 पर जब लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई
तब संसदीय कार्य राज्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है, जो निजी विधेयक है, उन्हें टेकन अप किया जाए। चूँकि आज शुक्रवार का दिन है, दोनों सदनों में दोपहर के बाद उसका समय होता है, उससे थोड़ा पहले ही लोकसभा में उस पर कहा गया कि चर्चा हो। और उस दौरान आसन ने कहा कि अब जब निजी विधेयक है उस पर तो कम से कम हंगामा नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सहमति बने कि उस पर चर्चा हो। जो निजी विधेयक पेश करना चाहते हैं सदस्य वो पेश करें। तो तब हम उसमें देख रहे हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आज सुबह लोकसभा में हमने देखा कि जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, थोड़ी देर तक प्रश्नकाल हुआ, उर्वरक मंत्रालय से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन विपक्षी दल हंगामा कर रहे थे। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल। संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा कि कल जब चर्चा हो रही थी दिल्ली बिल पर, तब आप चर्चा में शामिल हो रहे थे, मौजूद थे। एक बिल पर आप चर्चा करते हैं, बाकी जब कामकाज, विधायी कामकाज होता है तो हंगामा करते हैं। ये ठीक नहीं है। चर्चा कीजिए, सदन को चलाने में सहयोग कीजिए। उसके बावजूद हमने देखा कि थोड़ी देर तक हंगामा जब होता रहा, तब थोड़ी देर तक सदन चलाने के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया 12 बजे तक। 12 बजे जब फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जो 3 महत्वपूर्ण विधेयक थे, एक विधेयक पेश किया गया और 2 विधेयक चर्चा के और पारित कराने के लिए रखे गए थे। रक्षा मंत्रालय से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया, जो आप देखें कि बहुत महत्वपूर्ण था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया। और आईएम से जुड़ा हुआ, भारतीय प्रबंधन संस्थान से जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो भी पारित हुआ। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई इरादा नहीं हस्तक्षेप का, सिर्फ हम जो एक कमिटमेंट है सरकार का उसको पूरा करना चाहते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण विधेयक थोड़े हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित हुआ। और महत्वपूर्ण है कि बसपा जैसे दल ने, हमने देखा कि जो रक्षा मंत्रालय से जुड़ा विधेयक था उसका समर्थन भी किया और कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। निश्चित तौर पर इस हंगामे के बीच हम विधायी कामकाज को भी आज लोकसभा में होता हुआ देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि लोकसभा में हंगामे के बीच तमाम महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जबकि शैलेंद्र अगले हफ्ते इस मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता होगा, उम्मीद करें, हालांकि बहुत कम ही उम्मीद है कि एक बार फिर से वो हंगामा नहीं करेंगे, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है, जहां की जो तमाम बिल हैं, जो विधेयक हैं, वो बिना किसी चर्चा के, बिना विपक्ष के चर्चा के उसमें शामिल हुए पारित हो रहे हैं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। इसलिए विपक्षी पार्टियों को भी एक बार फिर से अपनी स्ट्रैटेजी पर, अपनी रणनीति पर सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को संसद भवन से हम तक पहुंचाने के लिए। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के भारी शोर शराबे और व्यवधान डालने की वजह से सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के शोर शराबे से पहले सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया, लेकिन बाद में विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे की वजह से पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य भी राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में सभापति से चर्चा की मांग की। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नियम 267 के तहत मणिपुर हिंसा मामले में चर्चा सुनिश्चित करना चाहते थे। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन में हंगामे को देखते हुए कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। और इस सबके बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी नेता और आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ शिकायतों को विशेषाधिकार कमेटी के पास भेज दिया है, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। भाजपा नेताओं ने टीएमसी और आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के मुताबिक टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन के खिलाफ भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सुरेंद्र सिंह नागर ने केस दर्ज कराया था, जबकि भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी और दीपक प्रकाश ने चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राघव चड्ढा के खिलाफ राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने मामले को राज्यसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियम 203 के तहत जांच के लिए विशेषाधिकार कमेटी के पास भेज दिया है। दोनों नेताओं को नियम 188 के तहत नोटिस जारी किया गया। ब्रायन पर आरोप है कि उन्होंने सभापति के निर्देशों के बाद भी 20 जुलाई को सदन में दिए गए अपने बयानों की क्लिपिंग को बार बार अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। आरोप है कि उन्होंने सदन की गरिमा और अध्यक्ष के अधिकारों का अपमान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 जुलाई को राघव चड्ढा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जानबूझकर मीडिया में भ्रामक तथ्य पेश किए। आरोप है कि सभापति के निर्देशों के बाद भी चड्ढा ने 24 जुलाई को आम आदमी पार्टी के नेता
संजय सिंह को मॉनसून सत्र से निलंबित किए जाने वाले आदेश के खिलाफ भ्रामक फैक्ट्स पेश किए थे। उन्होंने अपने अमर्यादित व्यवहार और सभापति के निर्देशों का उल्लंघन किया। चड्ढा के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने एक निजी टीवी चैनल में भी सदन की कार्यवाही को गलत तरीके से पेश किया। तो डेरेक ओब्रायन और राघव चड्ढा के खिलाफ ये शिकायत का सारा मामला है और इसको राज्यसभा के सभापति ने आगे की कार्रवाई के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजेश, अब जबकि सभापति की तरफ से इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, विशेषाधिकार समिति जो है वो तमाम जो आरोप लगे हैं और तमाम जो घटनाक्रम है उसकी जांच करेगी और तथ्यों के आधार पर फिर वो निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन अगर डेरेक ओब्रायन या और राघव चड्ढा की बात करें तो सभापति ने व्यक्तिगत तौर पर भी उन्हें सदन के भीतर कई बार नसीहत दी है। मैं राज्यसभा की गैलरी से मैंने कई बार देखा कि डेरेक ओब्रायन ने सभापति के आसन के ठीक सामने उनका सीट है, चूंकि वो संसदीय दल के नेता हैं टीएमसी के, लिहाजा उन्होंने जब सभापति ने उन्हें किसी बात पर टोकना चाहा तो उन्होंने मेज को बहुत ही ज़ोर से ठोक कर उनसे बात करने की कोशिश की और इस पर उन्होंने नाराज़गी जताई थी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और आप अमूमन देखेंगे कि सभापति का जो पद होता है वो गरिमामय पद होता है और जब वो आसन की तरफ जब आते हैं और जब उनके जो ऑर्डरली होते हैं वो जब आह्वान करते हैं कि सभापति जी अंदर आ रहे हैं, अंदर आने के बाद सभापति सबसे पहले विपक्ष को अभिवादन करते हैं और उसके बाद वो सत्ता पक्ष की तरफ अभिवादन का जो हाथ है वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक संसदीय परंपरा और लोकतंत्र है और इसमें कई बार आसन से जब कोई नसीहत दी जाती है तो सदस्यों को चुपचाप सुने जाने की भी प्रक्रिया जो है वो रही है कि आसन अगर कुछ बोल रहा हो तो पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। और आज इसकी वानगी राज्यसभा में देखने को मिली जब सभापति ने स्वयं कहा कि जब मैं बोलूं तो कई बार बिल्कुल कोई दूसरा ना बोले। इसकी वानगी मैं देखना चाहता हूं। सत्ता और विपक्ष दोनों को उन्होंने कहा कि आप कोई ना बोले जब मैं बोलूं तो डेरेक ओब्रायन के साथ ये घटना जो इसके पहले हो चुकी थी। और राघव चड्ढा की बात करें तो राघव चड्ढा अपनी सीट से उठकर अगली जो पंक्ति है, अगली सीट जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल वाली सीट है, उस सीट पर जाकर वो कई बार बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से सभापति ने उनको कई बार कहा कि मिस्टर चड्ढा आप अपनी सीट पर जाकर के तब बोलें। तो मुझे लगता है कि नए सदस्य हैं और कई बार संसदीय परंपराओं की बात जो पीएम मोदी करते हैं कि नए सदस्यों को सबसे पहले जो यहाँ की प्रश्नावली है, जो नियमावली है, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो नए सदस्यों के लिए कम से कम यह बहुत ही निहायत जरूरी होता है कि वो नियमावली का अध्ययन करें। और मुझे लगता है कि राघव चड्ढा में एक तो अनुभव की कमी है, उम्र का दोष भी है और मुझे लगता है कि सीखने की जो ललक है नए सांसदों में वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से आसन से लोग टकरा जा रहे हैं, आसन के सामने आ जा रहे हैं, तख्तियां लहराना, अखबार की क्लिपिंग्स दिखाना, जो कि नियम के विरुद्ध है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। और शायद यही वजह है कि कल सुशील कुमार रिंकू को लोकसभा स्पीकर ने कागज फाड़ने के जुर्म में उनको मानसून सत्र की बची अवधि से बाहर सही कह रहे हैं राजेश की जो संसदीय कार्यवाही है हो चुके हैं। तो जो नियमावली है उसको हर किसी सदस्य को पालन करना चाहिए। लेकिन जब ये पूरा मामला विशेषाधिकार समिति के पास चला गया है और हम जानते हैं राजेश कि अब मानसून सत्र में एक हफ्ते का ही वक्त बचा है, ऐसे में क्या लगता है कि विशेषाधिकार समिति किस तरह का रुख अख्तियार कर सकती है इन दोनों ही सदस्यों के खिलाफ? देखिए, विशेषाधिकार समिति जो है अगर जांच में अगर सत्यता पाई जाएगी तो हो सकता है कि दोनों सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए या फिर 1 से 2 दिन की जो है निष्कासन का सजा भी दिया जाए। या डिपेंड करता है कि विशेषाधिकार समिति की जो रिपोर्ट है वो सभापति के पास क्या आती है और सभापति फिर उस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब तक अगर बात करें तो जो गतिरोध देखने को मिला है और जिस तरीके से पिछले सत्र
में भी और इस सत्र में भी निष्कासन का दंश कहीं ना कहीं जो सदस्यों को झेलना पड़ रहा है, सदस्य निष्कासित हो रहे हैं अपने आचरण की वजह से। बिल्कुल। ऐसे में हम कह सकते हैं कि उन सदस्यों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है जो पहली बार चुनकर आए हैं और पहले ही सत्र में वो निष्कासित हो जा रहे हैं। यह बहुत ही दुखद पहलू है और सुशील कुमार रिंकू जो आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद हैं, उनके लिए ये पहला मौका था। वो उपचुनाव में जीत कर आए हैं, अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान की जो खाली की हुई सीट थी उस पर वो चुनकर आए और पहले ही सत्र में वो निष्कासित हो गए। तो हम कह सकते हैं, और राघव चड्ढा के साथ भी यही है कि राघव चड्ढा के लिए भी यह जो है पहला वर्ष है और इस वर्ष में अगर उनके खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं, सभापति लगातार उनको टोका टाकी कर रहे हैं कि अपनी सीट पर जाकर मिस्टर चड्ढा आप बात करें, या डेरेक ओब्रायन तो सीनियर लीडर हैं, लेकिन डेरेक ओब्रायन भी कई बार ऊंची आवाज में बोलना, मेजें जोर से थपथपा कर बोलना, इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दुख पहुंचाती हैं। और जो जर्नलिस्ट हैं, जो पुराने पत्रकार हैं नसीम, उनके लिए भी ये दुख का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। और यही बात लबुलबाब यही कि आप जो आचरण है, जो डिसिप्लिन है, उसको आपको मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि आपके इस व्यवहार को न सिर्फ वहां बैठे लोग, मीडिया, बल्कि पूरा देश लाइव प्रसारण में देख रहा है। इसलिए भी इन तमाम सदस्यों को अपने आचरण पर, संसदीय आचरण पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ताजा खबर की। खबर उत्तराखंड से है, जहां के रुद्रप्रयाग में बीती रात गौरीकुंड चौकी पुल के पास भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। बताया गया कि इस हादसे में 19 लोग लापता हो गए हैं। जिला प्रशासन की टीम, आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत अन्य टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हालांकि लगातार भारी बारिश और बोल्डर के गिरने से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था, लेकिन अब काम फिर से शुरू हो चुका है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश में हो रही भारी बारिश के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली। बैठक के दौरान गौरीकुंड, डाट, पुलिया, रुद्रप्रयाग के समीप भूस्खलन से हुए नुकसान और जिला प्रशासन, एसडीआरएफ द्वारा जारी राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। तो सर्च और जो रेस्क्यू का ऑपरेशन वो इस वक्त जारी है। कुछ बाधा आई थी बीच में। हमारे सहयोगी गणेश गनी इस वक्त हमारे सहयोगी गुप्त काशी से इस वक्त मौजूद है ताज़ा अपडेट के साथ। गणेश, सबसे पहले तो यही कि जिस तरह से भूस्खलन के बाद से कुछ दुकानें इसमें मिसिंग हैं, लगभग 20 के लोग मिसिंग हैं, इस वक्त क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? और हम जब ये कह रहे हैं कि एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन हालात इतनी खराब है और बारिश और ऊपर से जो मलबा आ रखा है उससे जितना वो दुकानें दबी हैं उनका भी तो कहीं नामो निशान नहीं है। लगातार मशीनें लगी हुई हैं काम पर, और जो बारिश है और ऊपर से जो लगातार बोल्डर्स गिर रहे हैं, बड़े पत्थर गिर रहे हैं, उनकी वजह से बाधा आ रही है। बारिश ऐसा नहीं कि रुक गई हो, बारिश लगातार जारी है। हल्की बारिश में भी रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार काम में है। आपदा प्रबंधन वहां पर व्यवस्था देख रहा है, लेकिन अभी तक 19 लोगों के लापता होने की सूचना है। अभी रिकवरी किसी की नहीं हुई है। ऐसे में चूंकि आप कह रहे हैं कि बारिश हो ही रही है, इस वक्त भी हो रही है, कहीं कहीं हल्की हो रही है, कहीं भारी बारिश हो रही है, और सीएम ने भी जायजा लिया है अतिवृष्टि का, जो जिले प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कैसे, जब कह रहे हैं कि 19 लोग लापता हैं, कैसे उनको सर्च किया जाएगा? मशीनें लगी हुई हैं, देख रहे हैं वहां पर। आगे जाकर के तो नदी का ढाल भी तेज है, लेकिन जहां पर ये मलबा आया है, जहां पर ये भूस्खलन हुआ है, वहां पर जो 3 दुकानें, 2 बड़ी दुकान थी, एक खोमचा था जो दबा हुआ है, वहां पर पूरी ऊपर से पूरी मिट्टी और मतलब कई फीट ऊपर तक मिट्टी आ गई है वहां पर, और मशीनों से उसकी खुदाई चल रही है। देखना ये होगा कि जो बारिश थोड़ा सा राहत दे, बारिश थोड़ा सा रुके तो इसको और तेज बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बारिश थोड़ी रुक करके फिर तेज हो जा रही है, इससे इसमें बाधा आ रही है। और पूरे राज्य में अगर कहा जाए गणेश, तो मौसम का क्या कुछ हाल है? मौसम पूरे राज्य में अतिवृष्टि है, बहुत जबरदस्त बारिश है। सभी सीमांत जिलों में जबरदस्त बारिश है। ऊंचाई वाली क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा घना कोहरा भी लगा हुआ है। बारिश की स्थितियों में आवाजाही लगभग ठप सी हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में।
और लगातार सीएम ने भी इनका पूरा रिव्यू किया है, कहाँ कहाँ के बारिश हो रही है, और ख़ासकर जो रेस्क्यू सेंटर, आपदा सेंटर है, वहाँ भी जाके उन्होंने, मैं विजुअल्स में भी हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पे जाके अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की है। लगातार इसके जो लाइन ऑफ एक्शन आ रहे हैं, शासन से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आपदा कंट्रोल रूम में खुद जाकर के इसका रिव्यू किया है, जिसमें सचिव मौजूद थे, आपदा के सचिव मौजूद थे, एसीएस मौजूद थे, वो सब इसका रिव्यू कर रहे हैं। वहां से जो लाइन ऑफ एक्शन आ रहा है जिलों के लिए वो अपनी जगह है, लेकिन बारिश में कई जगह सड़कें ध्वस्त हैं जो पहले से भी ध्वस्त थी, लेकिन इस बारिश ने कई और मार्गों को ध्वस्त कर दिया है, जहां से लोगों का आना जाना लगभग इस समय तो बिल्कुल ठप सा हो रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्थितियां वहां विपरीत हैं। गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो भूस्खलन की वजह से दुकानें जो चपेट में आई, उनकी वजह से 19 लोग लापता हैं। मौसम भी विपरीत है, अनुकूल नहीं है, इसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी बाधाएं वहां पे आ रही हैं। हालांकि जो सीएम है वो लगातार एक्टिव हैं और वहां पे आपदा कंट्रोल सेंटर पहुंचकर वो लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की एनआईए की याचिका को मंजूर कर लिया है। टेरर फंडिंग केस में फांसी की सजा की मांग वाली एनआईए की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। इसमें हाईकोर्ट ने पहले मलिक को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था। एनआईए ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का निर्देश देने का आग्रह किया था, जिसे हाईकोर्ट ने अब मान लिया है। विपक्षी दलों को उनके गठबंधन के लिए INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इस नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों को इस पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसने निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने अंडमान और निकोबार के मुख्य सचिव को निलंबित करने और उपराज्यपाल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर बेंच ने उसके दिसंबर 2022 के आदेश को लागू करने में प्रशासन की विफलता के बाद यह आदेश सुनाया था। हरियाणा प्रशासन ने नूंह जिले के तावडू में अवैध अतिक्रमण हटाया है। तावडू में प्रशासन ने गुरुवार को मोहम्मदपुर रोड स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को भी हटा दिया। इन झुग्गियों को लेकर शिकायतें आ रही थीं और प्रशासन पहले ही हटाने के लिए नोटिस जारी कर चुका था। प्रशासन ने महिला पुलिस बल सहित रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियों की मदद से अवैध रूप से बसाई गई झुग्गी कॉलोनी को कब्जा मुक्त कर दिया है। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की छापेमारी चल रही है। ये छापे पुलवामा जिले में कई जगहों पर मारे जा रहे हैं। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए जम्मू कश्मीर में लगातार कार्रवाई कर रही है। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीएसएफ के जवानों ने गांव कालू एरियन में सीमा बाड़ के पास गश्त के दौरान लगभग 2 किलो वजन की संदिग्ध हेरोइन की 2 बोतलें बरामद की हैं। खबर मणिपुर से है, जहां सुरक्षा बलों ने राज्य के संवेदनशील और सीमांत इलाकों में अभियान चलाकर अवैध रूप से बनाए गए बंकरों को ढूंढकर उन्हें नष्ट किया है। मणिपुर पुलिस ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई को अंजाम देते हुए देखा जा सकता है। अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने कौतरुक पहाड़ी क्षेत्र में 7 अवैध बंकरों को नष्ट किया है। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ,
फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और मिड डे प्राइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के बेंगलुरु के आर्मी पब्लिक स्कूल, ASC सेंटर और कॉलेज में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस पासिंग आउट परेड में 756 अग्निवीरों ने हिस्सा लिया। के विश्वसनीय सेवाओं के मद्देनजर उसे इंडियन आर्मी सर्किल दाम और तोहरत से नवाजा गया। सैनिक प्रशिक्षण से लैस था मैकेनाइज्ड डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2433 में उड़ान भरने के 3 मिनट बाद ही एक इंजन निष्क्रिय हो गया। इसके बाद विमान को सुरक्षित रूप से लैंड करा लिया गया। फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर सभी परिचालन सामान्य हैं। पटना एयरपोर्ट के निदेशक के अनुसार विमान में कुल 189 लोग सवार थे। इसमें 181 यात्रियों के अलावा 8 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। वहीं इंडिगो से मिली जानकारी के मुताबिक एयरलाइन सभी यात्रियों को एक अलग उड़ान के जरिए दिल्ली भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। यात्रियों को दोपहर 11:40 पर दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया। हेमोफीलिया और वॉन विलेब्रांड रोग की जांच के लिए ICMR की मुंबई स्थित संस्थान NIIH ने एक किट विकसित की है जिसमें हेमोफीलिया की जांच बहुत कम समय में हो जाता है। ये टेस्ट बहुत कम पैसे में हो पाएगा। इस किट का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी हो सकेगा। इससे लोगों को कम समय में ही हेमोफीलिया से संबंधित रोग के टेस्ट के नतीजे मिल जाएंगे। जन्मजात वंशानुगत रक्त विकार की बीमारी हीमोफीलिया और वॉन विलेब्रांड की जांच अब कम समय में हो पाएगी। इसके लिए ICMR की मुंबई स्थित संस्थान NIIH ने पहली बार रैपिड डायग्नोस्टिक किट तैयार की है। इस किट से बहुत कम समय में हीमोफीलिया की जांच हो जाएगी। ये जो किट है वो सिंपल स्ट्रिप बेस्ड किट है, तो आप एक सिर्फ खून का बूंद लगती है जो आप डालने के बाद हीमोफीलिया है, सीवियर हीमोफीलिया या वॉन विलेब्रांड डिजीज़ है कि नहीं 10 मिनट में पता चल सकता है। तो अगर कोई भी पेशेंट को हीमोफीलिया जैसे सिम्टम्स हो, जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, गम ब्लीडिंग हो, जॉइंट ब्लीडिंग हो, जिधर आप ये बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका डायग्नोसिस तुरंत 10 मिनट में आपको मिल सकता है। इस किट के बनने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर भी आसानी से हीमोफीलिया की जांच बहुत सस्ते दर पर हो पाएगी। पहले हीमोफीलिया ए और वॉन विलेब्रांड डिजीज़ का डायग्नोसिस ओनली स्पेशलाइज्ड लैबोरेटरीज़ में होता है। इंडिया में सिर्फ 3 या 4 स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है जहां ये टेस्ट अवेलेबल है। उसके चार्जेस अराउंड 2000 से लेके 9000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। उसके कंपैरिजन में ये टेस्ट सिर्फ 250 रुपये में आपको तुरंत डायग्नोसिस दे सकता है। हीमोफीलिया के रोगी को खून का थक्का नहीं बनता। कई बार तो रोगी को पता ही नहीं होता है कि वो हीमोफीलिया से ग्रसित है। देश में 1,40,000 हीमोफीलिया के मरीज है। जाहिर है कि ये किट हीमोफीलिया बीमारी की पहचान में मददगार साबित होगा और ये हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ये जिले हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और बैतूल। इसके अलावा कटनी और पन्ना जिले के कुछ स्थानों पर भी भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का ऑरेंज और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण एक सिस्टम बना है जो ओडिशा, झारखंड से होता हुआ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए अत्यधिक बारिश की आशंका के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है।
अगले 3-4 दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगले 4-5 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में आज भी गर्मी और उमस भरे मौसम की स्थिति बने रहने के आसार हैं। और अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। साथ ही सभी केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी अब जम्मू कश्मीर को मिल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना के तहत जम्मू कश्मीर के स्कूलों का भी चयन किया जा रहा है। इन्हीं में से एक स्कूल सोपोर इलाके का भी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। शानदार बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन प्रयोगशाला और बड़ा खेल का मैदान, सभी सुविधाओं से लैस ये स्कूल है जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके के पंजीपोरा तर्जो गांव का, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना के तहत चयन किया गया है। इस स्कूल के शिक्षक और छात्र सभी खुश हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस स्कूल को PM श्री स्कूल नॉमिनेटेड किया है। ये काबिल फख्र की बात है। ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। फैसिलिटीज़ तो है कि हमारा स्कूल जैसे कि PM श्री स्कूल बन गया है तो और भी डेवलपमेंट्स होंगी हमारे स्कूल में। पहले मैं बहुत मशहूर हूँ कि जो हमारा स्कूल है वो PM श्री स्कूल बन चुका है और इससे बहुत सी फैसिलिटीज़ हमें मुहैया हुई है। पंजीपोरा तर्जो के सरपंच और स्थानीय लोगों ने भी गांव के स्कूल का PM श्री के तहत चयन किए जाने पर खुशी जताई और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। उनका कहना था कि पहले स्कूल पर छत भी नहीं थी, लेकिन बीते 3-4 सालों में इसकी तस्वीर ही बदल गई है। जब मैं पहली बार यहाँ आया, उन्होंने बुलाया तो मैंने ऊपर देखा, यहाँ का छत नहीं था। मोदी जी ने ऐसा ही भी स्कीम किया है, सब बच्चे अब प्राइवेट स्कूल से वापस आ रहे हैं तो इनमें एडमिशन ले रहे हैं। गाँव के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी का। पंचायत बॉडी से भी गुजारिश करता हूं, उनके माध्यम से गुजारिश करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, ये जो गवर्नमेंट हाई स्कूल पंजीपोरा है इसको हायर सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाए। गांव के स्कूल का PM श्री योजना के तहत चयन किए जाने पर युवा छात्र छात्राओं के इरादों में भी नया जोश है और भविष्य के लिए अब वो उन सपनों को बुन रहे हैं जो पहले उनकी सोच से बाहर थे। आज पेरेंट्स की थिंकिंग बदल गई है। वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने जब स्कूल देखा, मेरे पेरेंट्स ने, मैं यहाँ से घर जाके डेली बोलती हूँ आज हमें क्या मिला, आज हम ITC में गए तो उन्होंने बोला कि आपको इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप जो चाहते हो वो बनो। पेरेंट्स पहले सोचते थे पहले दौर में कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, इन्हें ससुराल जाना है, घर संभालना है, वो पढ़ाई करके और लड़कों को पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एंड तब से कि हमें क्या एक फ्रीडम सी मिल गई है लड़कियों को और पेरेंट्स का माइंड भी सेट हो गया है कि लड़कियों का आज ज्यादा लड़कों के मुकाबले एंड लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। PM श्री के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए देश भर के 14,500 से ज्यादा चुनिंदा स्कूलों का विकास करने की योजना है। PM श्री स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों को सहायता, मार्गदर्शन और नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। तो सोपोर में सिर्फ 2 स्कूल हैं जिन्हें PM श्री योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। पंजीपोरा सोपोर के ये जो बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, इनके जो विचार हैं वो अपने आप में बताते हैं कि किस तरह से तस्वीर बदल रही है यहाँ पर शिक्षा की भी, आधारभूत ढांचे की भी। केवल शिक्षा ही नहीं, यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो सशक्त हो रही हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से। और इनका कहना है कि सरकार, इन्होंने बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी अन्य योजनाओं के साथ साथ। तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि सरकार का जो ध्यान है, सरकार ने जो कवायद की है यहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन की, वो अब रंग ला रही है। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, सोपोर।
तो बदलाव की जो बयार है वो अब बहने लगी है जम्मू कश्मीर में। आपने देखी इस रिपोर्ट को। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे अर्थ जगत की। विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नेशनल मीडिया सेंटर में परिवर्तनकारी और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता में तेजी से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे भारत के अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी दी। उन्होंने बिजली क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 4 वर्षों में भारत में बिजली के क्षेत्र में बजट आवंटन 3 गुना बढ़ गया है। The budgetary allocation for capital expenditure increased 3 times from 2014 onwards, and it has tripled in the last 4 years. Figures: in 1920, the capital expenditure was 3.4 lakh crores. 21-22, it jumped up to 5.5 lakh crores. 22-23, it went up to 7.5 lakh crores, and 23-24 the budgetary allocation is 10 lakh crores. और केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए 3.8 करोड़ घर बनाने के साथ ही सबके लिए बिजली, पानी और गैस कनेक्शन दिया है। Constructed 3.8 crore houses for poor people, and there are 2 lakh crore, each house costs about near 2 lakhs. It's not that Indira Awas, right? 2 lakh, 3.8 crores. We've given drinking water connections to almost everybody, electricity connections to everybody, gas connections to everybody. For the poor, we made sure we have given Ayushman Bharat cards, an insurance of 5 lakhs to each poor family, so that he can get himself and his family treated anywhere. All these we have done for the poor. At the same time, we have made and we are making India modern. That's what the Prime Minister Modi's government does. दिल्ली में 9वीं CII इंडिया LAC कॉन्क्लेव में विशेष मंत्रिस्तरीय सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल LAC यानी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के मंत्रियों के साथ शामिल हुए। इस आयोजन में भारत ग्लोबल साउथ के लक्ष्यों को शीघ्र साकार करने के लिए एकीकृत शक्तियों को मजबूत करने पर जोर दिया। सत्र में भारत LAC द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 वर्षों में कैसे दोगुना हो सकता है और द्विपक्षीय व्यापार में और विविधता लाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया। भारत LAC द्विपक्षीय व्यापार में मुख्य रूप से पेट्रोलियम, रसायन और कृषि उत्पाद जैसी वस्तुएं शामिल थीं। हालांकि अब उच्च मूल्य निर्मित वस्तुओं, प्रौद्योगिकी संबंधित उत्पादों और सेवाओं की ओर एक स्पष्ट बदलाव आ रहा है। इस डाइवर्सिफिकेशन से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और LAC देशों के बीच अधिक संतुलित व्यापार भी हो रहा है। इसके अलावा फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहयोग भी बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से दरख्वास्त की है 176 में राजस्थान के विषय में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीते 9 वर्षों में भारत ने काफी प्रगति की है और देश की इकोनॉमी में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आज IMF हो या फिर विश्व बैंक, सभी भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक ब्राइट स्पॉट मानता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, जो अब 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि IMF के मुताबिक 2023 में वैश्विक वृद्धि में भारत का 15% का योगदान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक भारत $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। Today in 2023, if you look at the surveys by the bank, the World Bank, if you look at the surveys by the IMF, they all describe India as the bright spot in the global economy. India will contribute 15% of global growth in 2023 as per the IMF. The rate of growth which is forecast for India in the fiscal year 23-24 is roughly ranging between 6.1% and 6.5%.
By the end of 2023, India will be roughly a $3.8 trillion economy. In 2014, which I'm taking as a reference point because we are looking at 9 years of the Modi government, our GDP was little over $2 trillion. And as is well known, we have moved from 2014, when we were the 10th largest economy in the world, to being the 5th largest economy in the world. और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज विदेश नीति और व्यापार नीति भारतीय नागरिकों, भारत और विश्व को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण को ध्यान में रखकर नीतियां लागू की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को एक नई दिशा दी गई है। Today, there is a fundamental reordering of that. Today, foreign policy, trade policy, domestic policy, all not only appears to be, but is being implemented with a view to benefiting the Indian citizen, India and the world. So I was just saying, what are we looking at here? Modi-led India brings growth, global goods and gratitude. और इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबरों के मिलने का सिलसिला हम देख रहे हैं कि लगातार जारी है। जहां एक तरफ देश की सर्विसेज PMI इंडेक्स जुलाई महीने में 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, वहीं रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल ने S&P ग्लोबल ने भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत की इकोनॉमी 6.7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। तो आज के न्यूज लेंस में हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था से संबंधित इन खबरों को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी और अर्थव्यवस्था से संबंधित अच्छी खबरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो बदलाव देखे हैं, उनके कारण आज भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट बन गई है। Today in 2023, if you look at the surveys by the bank, the World Bank, if you look at the surveys by the IMF, they all describe India as the bright spot in the global economy. सबसे पहले बात करें अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर्विस सेक्टर की, तो देश के सर्विस सेक्टर ने जुलाई महीने में शानदार वृद्धि दर्ज की है। देश का सर्विस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि सर्विस PMI इंडेक्स जुलाई में 62.3 पर पहुंच गया है, जो कि 13 साल का उच्चतम स्तर है। इससे पहले सर्विस PMI का इससे ऊंचा स्तर जून 2010 में रहा था। गौरतलब है कि पिछले महीने जून में देश का सर्विस PMI इंडेक्स 58.5 पर रहा था। बता दें कि अगर PMI इंडेक्स 50 से नीचे होता है तो ये गिरावट का संकेत होता है, और अगर 50 से ज्यादा होता है तो ये सर्विस सेक्टर की बेहतरी का संकेत होता है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। S&P ग्लोबल की लुक फॉरवर्ड इंडियाज मूवमेंट रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2030-31 तक भारत की अर्थव्यवस्था सालाना औसतन 6.7% की दर से बढ़ेगी। एजेंसी के मुताबिक वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी, जो मौजूदा समय में 3.4 लाख करोड़ डॉलर की है। और साथ ही S&P ग्लोबल का मानना है कि वित्त वर्ष 2031-32 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय भी $4,500 हो जाएगी, जो मौजूदा समय में $2,500 के करीब है। और देश के वित्त मंत्रालय का मानना है कि बेहतर मॉनसून, मैन्युफैक्चरिंग के लगातार बढ़ने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाला पूंजीगत खर्च देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए अच्छा संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और अब खेल जगत की कुछ अहम खबरें। और खेल जगत की तमाम हलचल को समेटकर हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त पहुंच चुके स्टूडियो में। सुचित्रा, नमस्कार। शुक्रिया असीम। और खेल की खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी खबरों की। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने दूसरे मुकाबले में जापान के सामने होगी। भारत की कोशिश जहां जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी, वहीं जापान को टूर्नामेंट के इस संस्करण में अपनी पहली जीत का इंतजार रहेगा। चीन के खिलाफ दमदार जीत के बाद अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला जापान के खिलाफ है। भारतीय टीम की बात करें तो टीम ने पहले मैच में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन किया और चीन को खेल के हर विभाग में पीछे छोड़ा। हालांकि डिफेंस में टीम को अभी भी मेहनत करने की जरूरत दिख रही है, जबकि पेनाल्टी कॉर्नर पर टीम बेहतर रूप में सामने है। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान फिलिप्स का मानना है कि भारतीय टीम इस समय सही दिशा में आगे बढ़ रही है। फॉरवर्ड पोजीशन ठीक है, अभी वर्ल्ड कप भी देखकर भुवनेश्वर में देकर आया था, वो टीम कर रहा, थोड़ा छोटा मोटा गलती है, वो ठीक करने का टाइम है, ठीक पक्का हो सकता है। अगर है ना, अभी तो कितना मैच इन लोग मद्रास में एशियन कप में खेल रहे हैं ना, ये आगे आने वाले मैच के लिए तो प्रैक्टिस मैच जैसा है, ये आराम से खेलना है, ठंडी दिमाग से खेलना है, सोचना है। उधर जापान की बात करें तो दक्षिण कोरिया के खिलाफ हार से टीम का मनोबल टूटा है। ऐसे में भारतीय टीम जापान की इस कमी का फायदा उठा सकती है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जापान के रिकॉर्ड पर गौर करें तो टीम ने 38 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 10 मुकाबले में जीत मिली है, जबकि 23 मैच में टीम की हार हुई है। वहीं 5 मैच ड्रॉ रहे हैं। जापान को अपने पहले खिताब की तलाश है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में अगर बदलाव नहीं आता तो टीम का ये इंतजार और लंबा हो सकता है। चीन के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम ने शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कमियां जो हैं वो जरूर हैं, जहां डिफेंस पर टीम को काम करना होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो चीन की ओर से 7 खिलाड़ी जो थे वो डेब्यू कर रहे थे इस मुकाबले में, लेकिन अब मुकाबला जापान से है, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर से अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने की जरूरत होगी। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, चेन्नई। 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने शतरंज विश्व कप के दूसरे दौर में गुरुवार को अजरबैजान के मिसराद्दीन इंस्क्राद्रोव को हरा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने फीडे की लाइव विश्व रेटिंग में अपने आदर्श विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। अब वे वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि विश्वनाथन आनंद 10वें नंबर पर है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी युवा ने आनंद को पछाड़ा हो। इससे पहले 2016 में पी हरिकृष्णा ने भी आनंद को पछाड़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वे अधिक देर तक रैंकिंग में ऊपर नहीं टिक पाए थे। बात करते बैडमिंटन की। भारत के प्रियांशु राजावत ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में प्रियांशु ने हमवतन किदाम्बी श्रीकांत को 21-13, 21-8 से हराया। वहीं भारत की पीवी सिंधु को ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में सिंधु को अमेरिका की बेवन झैंग ने 21-12, 21-17 से मात दी। भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों और भारोत्तोलन संघ को पूरा समर्थन मिल रहा है। भारतीय भारोत्तोलन संघ ने 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया और आने वाले समय में विश्व प्रतियोगिताओं को भी भारत में लाने की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। ग्रेटर नोएडा में एशियन जूनियर और यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जारी है और उसमें भारतीय वेट लिफ्टर का शानदार प्रदर्शन जारी है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट सहदेव यादव जी। सर, आपका स्वागत है। एक शानदार कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है सर। इससे पहले कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, फिर
कुछ ही दिनों में एक और चैंपियनशिप, किस तरह से देखते हैं इस बदले हुए परिदृश्य को, जिस तरह से भारत लगातार बड़े इवेंट भारत में ऑर्गेनाइज करा रहा है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि दोनों चैंपियनशिप एक ही मंथ में कराना, तो मुझे भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमारी खेल मंत्रालय ने हमें बहुत सपोर्ट किया और उनके सहयोग से हमें पूरा जो भी हमने चाहा हमें योगदान मिला, जैसे कि सारी कंट्रीज़ को वीज़ा प्रोवाइड कराना और फाइनेंस का भी सारा बहुत बहुत सपोर्ट हुआ खेल मंत्रालय से, और तभी हम कामयाब हो पाए। और ये पहली बार इंडिया में एशियन चैम्पियनशिप हो रही है, और बिल्कुल इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट और एशिया के प्रेसिडेंट ने भी हिंदुस्तान की तारीफ़ की है कि बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकली भी और उनका सारा वैसे भी ख्याल रखा गया है, एकोमोडेशन का भी, और बिल्कुल वो बहुत खुश हो रहे हैं। किस तरह से ये एक्सपोजर उनका, जो बड़े इवेंट में जाएंगे, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, सीनियर इवेंट्स में खेलेंगे, तो उसका आप समझते हैं कि ये एक्सपीरियंस कितना काम आने वाला है उन बच्चों को? बिल्कुल ये बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म बना है बिल्कुल ओलंपिक स्टाइल में है, एक रत्ती भर भी इसमें फ़र्क नहीं है। जो ओलंपिक के मापदंड हैं पूरे के पूरे वही हैं, इक्विपमेंट भी वही है, और सारा जो हमारा टेक्निकली जो फील्ड ऑफ प्ले है, और जो हमारे बिल्कुल जो चमक, जो बच्चा स्टेज पे जाता है तो उसको चमक लगती है कि भाई वो वर्ल्ड के स्टेज पे गया है, तो एकदम वो थोड़ा घबराता है, लेकिन उसको सब चीज़ें हमने यहाँ मुहैया करा दी हैं, और वो पूरी की पूरी वो जैसा वहाँ होगा वो ही यहाँ है, तो इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा उनको। सर, हमने इंटरनेशनल बॉडी के जो चेयरमैन थे मोहम्मद जलौद साहब से भी बात की, उनका कहना भी था कि जिस तरह का ये इवेंट हो रहा है ये शानदार है, एक ये विश्व स्तरीय है, तो क्या आने वाले समय में के प्लान है कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसको भी भारत में आयोजित किया जाए? बिल्कुल, हमारे ओपनिंग में मंत्री जी आए थे, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी मुझे बोल दिया है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराइए और गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने भी बोला है कि आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराइए। कितने मेडल की आशा आप रखते हैं भारतीय वेट लिफ्टर से इस बार, और जिस तरह से आने वाले क्वालिफाइंग इवेंट बचे हैं उनमें क्या प्रदर्शन रहने वाला है भारतीय वेट लिफ्टर्स का? देखिए, मैं कहता हूँ जो पहले मेडल आए थे इस बार उससे ज़्यादा ही आएंगे, ये पक्का है कि हमारी टैली बढ़ेगी, मेडल टैली एशिया में भी बढ़ेगी और ओलंपिक में भी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से एक सपोर्ट मिल रहा है भारतीय खेल को, चाहे वो सरकार से हो, चाहे फेडरेशन से हो, चाहे साई से हो, लगातार जो भारतीय खेल है वो बढ़ रहा है। और यहाँ पर भी जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं सहदेव यादव जी, उनका भी कहना है कि जिस तरह का त्वरित सपोर्ट भारतीय खेल को मिल रहा है, खिलाड़ी को मिल रहा है, उनको पूरी आशा है कि इस बार जितने भी बड़े खेल इवेंट्स आने वाले हैं, चाहे वे एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, भारतीय खिलाड़ी वहाँ पर भारतीय तिरंगे का परचम को लहराएंगे और देश के लिए मेडल लेके आएंगे। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही, वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खेल खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संसदः प्रावृट्सत्रे अद्यापि अनेकानि महत्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। तावत् अद्यापि कोलाहलेनैव समारब्धं संसदः प्रावृट्सत्रम्। विपक्षेण कृतकोलाहलकारणेन सदनद्वयस्य कार्याचरणं पूर्वं स्थगितं, पुनः च प्रारब्धम्। भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डाः अद्य सदनद्वये स्थितैः दलस्य सदस्यैः समं समुपवेशनं समाचरितवान्। संसत्सत्रे आगामि रणनीतिनिर्माणे च चर्चां कृतवान्। भाजपा दलेन सांसदाः लोकसभायाम् उपस्थातुं परामृष्टाः सन्ति। ज्ञानवापी परिसरे भारतीय पुरातत्व विभागः पुनरद्य सर्वेक्षणं समारब्धवान्। गतदिने इलाहाबादोच्च न्यायालयेन प्रदत्तं निर्णयानन्तरम् अद्य प्रातः परिसरं गत्वा दलेन सुदृढ सुरक्षा मध्ये सर्वेक्षणं समारब्धम्। मोदी इत्युपनाम विषये आपराधिक मानहानि प्रकरणे दोषित्वेन स्वीकृतस्य कांग्रेस नेतुः राहुल गान्धेः याचिकाम् उद्दिश्य अद्य उच्चतम न्यायालयः वादश्रवणं करिष्यति।
गुजरातस्य गान्धीनगरे महिला शक्तीकरण विषये आयोज्यमानस्य G20 मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनस्य अद्य समापनदिनमस्ति। G20 मन्त्रिस्तरीयम् एतत् सम्मेलनं महिलानां नेतृत्वयुते विकासे अवधानाय महिलानां शक्तीकरणदिशि समर्ज्यमानेभ्यः उपलब्धिभ्यः गतिप्रदानाय अवसरत्वेन अस्ति। हरियाणा राज्यस्य नूह जनपदे जातायाः हिंसायाः अनन्तरम् अधुना स्थितिः नियन्त्रणे अस्ति। प्रशासनं स्वनियन्त्रणम् इतोपि दृढं करोति। हिंसायाः 29 आरोपिणः 14 दिवसान् यावत् आरक्षिनिग्रहणे प्रेषिताः सन्ति। मध्यप्रदेशस्य 11 जनपदेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञानविभागेन सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। महाराष्ट्रस्य विदर्भक्षेत्रे छत्तीसगढ़े च अत्यधिकवृष्टेः सम्भावनायाः विषये नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना अस्ति प्रकाशिता। आगामिषु 3-4 दिनेषु देशस्य वायव्यभागे प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इत्यपि अनुमीयमानमस्ति। त्रिनिदाद एंड टोबैगो इत्यत्र क्रीडितायां प्रथमायां 20-20 स्पर्धायां वेस्ट इण्डीज दलेन भारतीयं दलं 4 धावनाङ्कैः पराभूतम्। 150 धावनाङ्कानां लक्ष्यस्य सम्मुखं भारतम् अन्तिमान् 5 धावनाङ्कान् अर्जितुं नाभवत्। चेन्नई नगरे समारब्धा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इति प्रतियोगिता भारतीय दलस्य विजयेन समं क्रीडारम्भः अभवत्। प्रथमे एव द्वन्द्वे चीन दलं 7-2 इति अङ्कान्तरालेन पराभूतम्। जापान दलेन सह क्रीडिष्यति अग्रिमा स्पर्धा भारतीयं दलम्।